तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहां पर आपका जो कॉमर्स की जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर आप 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट रखते हो तो आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से बोर्ड में एग्ज़ाम होगी आपके 12th के सब्जेक्टों की, और कौन सा आपका थियरी का और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर उसकी हमने पिछली वीडियो में इसमें हमने ज्ञान लिया था, उसके बारे में जाना था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आज शुरुआत करनी है अकाउंट की, जिसे हम नामा के मूल तत्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आज हम उसका पार्ट 1 का पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़िए रहिएगा। अकाउंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको नामा के मूल तत्व में नामा के बारे में पढ़ाया जाएगा कि नामा का उद्भव कैसे हुआ, वो किस तरीके से हमारे लेख में आया। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, ये आपका पहला वीडियो रहेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम नामा में सीखेंगे उन सभी को आपको प्रैक्टिकल लेके चलना है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आपको उसको इमेजिन करना है, आपको उसको अपने दिमाग में उतारना है और उस चीज़ों को आपको सोच कर देखना है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन के जा रहे हो। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसको आपको इमेजिन करना है, क्योंकि ये टोटल पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। जब तक आप इसमें अपनी तरीके से नहीं सोचोगे तब तक इस चैप्टर में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो नामा में हम सबसे पहले नामा के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आने वाली कौन कौन से शब्द हैं जो आपको अकाउंट में यूज़ होंगे, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहेगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अपने थियरी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उस थियरी कॉन्सेप्ट को बताते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए दोस्तों, आपकी 11th की जर्नी को हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ डिजिटल रूप में जुड़े हैं जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आज हम नामा का मूल तत्व, जिसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसके चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्दों के बारे में देखने वाले हैं। इसके आपके 2 या 3 पार्ट बनेंगे इस पहले चैप्टर के, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही डिटेलिंग कॉन्सेप्ट का है। यहाँ पर जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सीखोगे तब तक आप आगे के चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं जान पाओगे। तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा जिससे आपको इसमें सारी डिटेलिंग मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, चैप्टर में हमको नाम लिखा हुआ है चैप्टर का, हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानना रहेगा। तो जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आप अकाउंट पढ़ने वाले हो, जो आप नामा का मूल तत्व पढ़ने वाले हो, वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। उसमें आपको हर एक चीज़ एक एंगल से सोच के चलनी पड़ती है। इसके जितने भी आपको कॉन्सेप्ट होंगे ना, मैं उसको डिटेलिंग में समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं समझाऊंगा आपको, उसको आपको इमेजिनेशन करके चलना है, यानी आपको उसको अपने तरीके से सोच कर चलना है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे आपको आगे के चैप्टर में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर रट्टा मारने की पद्धति आजमाई या आपने उसको रटने की कोशिश की, तो हाँ, उस समय के लिए आपका सवाल तो पूरा हो जाएगा, पर वो कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको आने वाले 12th में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अकाउंट आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको समझ के चलें। ये पूरा इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। आप जितना इसमें इमेजिन करोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आपके रियलिटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। हम इसको समझने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आप जब नामा के बारे में पढ़ने वाले हो, हिसाब के बारे में पढ़ने वाले हो, तो पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री हमको समझनी पड़ेगी कि इसकी हिस्ट्री कैसे है, ये आया कैसे, हिसाब लिखने की शुरुआत कैसे हुई। तो हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने प्रस्तावना में लिखा है नामा की समझ, और सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है वस्तु विनिमय प्रथा। तो यहाँ देखिए, इसको शब्दों को समझिए। शब्दों में क्या लिखा है, वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु आप जानते हो, विनिमय को आपको समझना पड़ेगा। विनिमय का मतलब क्या होता है, देखिए आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि विनिमय का मतलब होता है लेन देन या अदला बदली। अगर आप किसी चीज़ की अदला बदली करते हो तो उसे हम बोलते हैं हमने विनिमय किया है। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इस प्रथा में वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा का ही लेन देन होता था। यानी कि ये जो वस्तु विनिमय प्रथा थी, इसमें क्या होता था, तो अगर आपको एक वस्तु चाहिए तो आपको भी वस्तु और दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता था, लेन देन करना पड़ता था। जैसे कि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यदि आपके पास गेहूं है और आपको क्या चाहिए, धान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अदला बदली करनी पड़ती थी। अगर आपके पास धान है तो आपको कपड़ों की अदला बदली। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देना, तो यहाँ पर गेहूं के रिलेटेड में कौन है, धान है, और धान के रिलेटेड में कौन है, कपड़ा। यानी यहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है या अदला बदली जो वस्तुओं की हो रही है, वो किस रूप में हो रही है, तो वस्तुओं के रूप में ही हो रही है। तो बस पहली लाइन में आपको यही बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर
जो अदला बदली होगी वो बात तो सही कि विनिमय का अर्थ अदला बदली होगा, पर यहाँ पर विनिमय में अदला बदली किसकी होगी इस प्रथा में? तो वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा ली जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी रुपया पैसे का अस्तित्व नहीं है। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो आप दूसरी वस्तु दीजिए और उस वस्तु ले जाइए। तो ये कब होता था? ये हमारे प्राचीन समय की बात हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने पेंटिंग रखी हुई है आपके लिए, एक तस्वीर रखी है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि इस लड़की को क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो वो उसके पास बनाना है तो बनाना दे रही है, और ये बदले में क्या ले रही है, उससे बुक्स ले रही है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि यहाँ पर पुराने ज़माने में जब पैसे की खोज नहीं हुई थी तो लोग अपनी चीज़ों की या अपनी आवश्यकता कैसे पूरा करते थे, तो वो लोग एक्सचेंज करते थे, अपने यानी जो वस्तुएं थी उसको आदान प्रदान करते थे। आप यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ आपके लिए उदाहरण लिखा है, जैसे कि हमने कुछ उदाहरण अभी देखे भी कि गेहूं के बदले में धान के बदले में कपड़ों की अदला बदली हुई। वैसे कुछ और भी चीज़ें एक्सचेंज होती है, जैसे आपको घी चाहिए तो आप दूध के बदले में, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, कोई भी अगर आपको वस्तु चाहिए तो आप उसके बदले में दूसरी वस्तु दो और आप वो वस्तु प्राप्त कर सकते थे। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जब ये प्रथा इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही बेस्ट प्रथा थी, तो ये बंद क्यों हो गई, अभी क्यों नहीं दिखाई देती हमें ये प्रथा? तो अभी भी कहीं ना कहीं आप इसको देखते हो, ठीक है, किसी न किसी रूप में। जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है, आप अभी किस स्टैंडर्ड में 11th में आओगे, तो आपके पास 10th की बुक्स पड़ी होंगी, तो आप क्या करोगे कि अगर किसी को 10th की बुक्स की ज़रूरत है तो उसको बुक्स दे दोगे और उससे बदले में उससे कोई भी बुक्स ले सकते हो। अगर मान लो उसके घर में भी कोई 11th वाला होगा तो आप 11th की उससे बुक्स ले लोगे और उसके छोटे भाई को 10th की बुक दे दोगे। तो ये आपने क्या किया, वस्तु की अदला बदली की है, आपने यहाँ पर वस्तु का विनिमय किया है। पर यह प्रथा बंद क्यों हुई? तो इसका मुख्य कारण था कि जब आप वस्तु की अदला बदली करते थे तो उसमें कभी कभार मापन में समस्या आती थी, या कभी कभार कैसा होता था कि उन वस्तुओं को रखना, उन वस्तुओं को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। जैसे कि आपने अदला बदली में गेहूं ले लिए, चावल ले लिए बड़े क्वांटिटी में, यानी बहुत सारा 20-25 बोरे आपने गेहूं चावल ले लिए अदला बदली करके, तो उसको संभाल के रखना, उसको एक साथ रखना, तो ये बहुत ही मुश्किल पड़ता था, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रथा बंद होने लगी। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो भी हमने प्रथा ये चलाई थी उसमें समस्या आने लगी, वो प्रथा बंद होने लगी, तो इसके बदले में एक नई वस्तु की या एक नई चीज़ों की स्व स्वीकृति की मांग खड़ी हुई कि कोई एक नया माध्यम ढूंढा जाए जिससे क्या हो कि सबके बदले में वही चुकाया जाए और वो क्या हो, सब एक्सेप्ट भी कर ले, मतलब स्वीकार भी कर ले। तो इस तरीके से किसकी खोज हुई दोस्तों? इस तरीके से मुद्रा की खोज हो गई कि भाई अपने को अगर कोई वस्तु खरीदनी है, कोई वस्तु चाहिए, तो कोई एक ऐसी वस्तु या ऐसा माध्यम ढूंढो कि वो हम देवें तो हमको वस्तु मिल जाए और उसको कोई मना ना करे, वो सभी स्वीकार कर ले। तो अगर आज के ज़माने की आप बात करो तो आप अगर किसी को पैसा देते हो और कोई वस्तु मांगते हो तो क्या ऐसा बोलता है कि नहीं भाई मैं पैसा नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए? तो ये क्या है, पैसा आज जो रुपया उस और स्वीकृत है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हुई, मुद्रा की खोज हुई, और इस तरीके से जो हमारी अभी की यानी कि वर्तमान समय की जो व्यवस्था है मौद्रिक अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक मौद्रिक अर्थव्यवस्था होगा। आई होप आपको वस्तु विनिमय प्रथा का मतलब पता चल गया होगा। तो अब अपने मौद्रिक अर्थव्यवस्था के ऊपर टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं। अगर आपको वस्तु विनिमय प्रथा में इतना डिटेलिंग नहीं पता चल रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम वस्तु विनिमय प्रथा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वस्तु विनिमय प्रथा की ओर देख लिए और उसके बाद सेकंड टॉपिक की अगर हम जाएंगे तो याद रखिए वस्तु विनिमय प्रथा का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, वस्तु की अदला बदली, ठीक है। अब हम मौद्रिक प्रथा के अगर आगे बढ़े तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चलो उसको देखते हैं। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रथा में एक मजबूरी हमारी ये थी कि हमारे पास वहाँ पैसा नहीं था, कोई माध्यम नहीं था, और माध्यम के रूप में हल क्या आया, रुपया। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में क्या है कि आपका वो हल है, आपके पास क्या है, मुद्रा है। तो देखिए ऊपर की जो अर्थव्यवस्था थी ना उसमें मुझे कभी हिसाब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यही देख रहे हैं ना कि नामा अस्तित्व में कैसे आया। तो प्राचीन समय में क्या था, वस्तुओं की अदला बदली होती तो वहाँ पर हिसाब लिखने की जरूरत इतनी नहीं थी। एक वस्तु लो दूसरी वस्तु दो, हिसाब खत्म। तो वहाँ पर हिसाब लिखने की जरूरत नहीं। हिसाब कब लिखना पड़ता है, जब आप व्यवहार करते हो पैसे में, रुपयों में, ठीक है, और ज़्यादातर आप व्यवहार रुपयों में करके उसको उधार कर दो तो आपको हिसाब लिखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं मौद्रिक व्यवस्था में क्या लिखा है हमने, कि यहाँ पर क्या होता था कि वस्तु के माध्यम में मुद्रा यानी द्रव्य। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको द्रव्य लिखा जाएगा तो उधर मुद्रा की बात होगी। द्रव्य मतलब फिर पीने का पानी नहीं या पीने वाली कोई चीज़ नहीं, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य का मतलब क्या होगा, मुद्रा की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं के बदले में किसका लेन देन होता था, द्रव्य का लेन देन होता था। आपको कोई एक वस्तु या सेवा चाहिए तो पैसा दो, ठीक है, आपको स्वीकृति मिल जाती थी उसकी। अब जो मुद्रा है हमारे आज के चलन में किस किस रूप में, तो सिक्के के रूप में, कागजी चलन के रूप में, प्लास्टिक चलन के रूप में आप मुद्रा देखते जा रहे हो, ठीक। अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो व्यवहार होते हैं पैसे के रूप में उसमें दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक तो होता है कैश यानी जिसे हम रोकड़ बोलते हैं, और एक होता है उधार जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप रोकड़ व्यवहार करते हो ना तो क्या आपको व्यवहार लिखने की जरूरत पड़ती है। आप खुद सोचिए, आप थोड़ा, मैंने पहले बोला आप समझ के चलिए कि आप दुकान पे गए, आपने बोला भाई मुझे ये वस्तु चाहिए और आपने कैश दे दिया, तो दुकानदार क्या आपका व्यवहार चौपड़ी में लिखने बैठता है?
आप दुकान पर गए होगे, शॉपकीपर के पास गए होगे, आप खुद सोचिए, आप दुकान के पास गए, आपने बोला भाई मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, आपने 2 किलो चीनी ली और उसके पैसे आपने उसे पेमेंट कर दिए, तो क्या वो लिखने बैठेगा चौपड़े में कि 2 किलो चीनी बेची? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो ना, तो उसके व्यवहार को अगर वो ना लिखे ना, क्योंकि कैश व्यवहार है तो एक बार चल भी जाएगा, पर जो क्रेडिट व्यवहार होता है, जो उधार व्यवहार होता है, उसे लिखना पड़ता है। अगर आपने वही 2 किलो चीनी ली और आपने उधारी पे ली तो वो ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिखेगा, उसको लिखेगा, अपने चौपड़े में लिखेगा, और आपकी भी अगर कोई बुक होगी तो उसमें भी लिखेगा कि आपने 2 किलो चीनी इतने तारीख को इतने व्यवहार से ली है। तो आपको समझ में आया कि व्यवहार के लिखने की शुरुआत कब पड़ी, कि जब मुद्रा की खोज हुई और मुद्रा की लेन देन होने लगी, और मुद्रा में भी खासकर जब कौन सा व्यवहार हुआ, उधार व्यवहार हुआ, तब ज़्यादातर क्या हुआ, व्यवहार लिखने की शुरुआत हुई। यानी कि हिसाब लिखने के लिए कारण क्या था, उधार व्यवहार। तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने पहले ही बोला बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, आप इसको समझ के चलेंगे ना तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ भी कि नहीं, कि हिसाब या नामा लिखने की जो शुरुआत थी वो कब से हुई? तो प्राचीन समय से नहीं हुई थी, प्राचीन समय में तो वस्तु विनिमय प्रथा थी। नामा लिखने की शुरुआत जो है वर्तमान समय में हुई, जब रुपया अस्तित्व में आया और पैसे की लेन देन शुरू हुई। उस समय ज़्यादातर जब हम उधार व्यवहार करने लगे तो हमको नामा लिखने की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि याद रखना कठिन हो गया ना, कि अब उसके 2 दुकानदार के पास तो 100 कस्टमर आते होंगे कि डेली उधार मांगने, तो किसका व्यवहार याद रखेगा वो। इसलिए उसने क्या किया, एक लिखने की शुरुआत की, एक चौपड़े में एक हिसाब लिखने की शुरुआत की, और उसी हिसाब को अपने नामा के रूप में जानते हैं। नामा का मतलब होता है नाम, ठीक है। तो नाम के आधार पर जो उल्लेख करके हिसाब किया जाता है उसे ही हम नामा कहते हैं, इतना याद रखिए। नामा जो शब्द है उसमें नाम जुड़ा हुआ है, तो नाम के आधार पर जो व्यवहार करके उल्लेख किया जाए ना, वही नामा के नाम से यहाँ जाना जाएगा। तो थोड़ा बहुत शायद आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा और आपका धीरे धीरे कॉमर्स में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें हमने लिखा है कि मुद्रा में जो व्यवहार होता है वो उधार के कारण होता है, और हिसाब लिखने की तभी जरूरत पड़ती है। मैंने बताया कैश व्यवहार होगा तो आपको हिसाब लिखने की जरूरत नहीं है, रोकड़ व्यवहार हो तो। हिसाब लिखने की ये पद्धति आज के युग में नामा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी जो हम हिसाब लिख रहे हैं आज अपने चौपड़ों में, या दुकानदार जो लिख रहा है हिसाब, वो नामा के रूप में माना जाता है। नामा का जो उल्लेख हुआ है ना, वो ऐसा मानते हैं कि अगर जो आप देखो, आप अलग अलग लोग हैं, अपने इंडिया के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, तो नामा का उल्लेख कैसे हुआ वो क्या बताते हैं। तो भारतीय जो इतिहासकार है वो ये बोलते हैं कि नामा का प्रथम उल्लेख चाणक्य ने किया है अपनी किताब अर्थशास्त्र में। अब इंडियन लोगों की फिलोसफी ये है कि वो क्या मानते हैं कि जो नामा शब्द का उल्लेख है वो हमारे वहाँ हुआ है भारत में। किसने किया? तो चाणक्य ने किया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। पर जो पश्चिमी इतिहासकार है, ठीक है, जो पश्चिमी देश के लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि नामा का जो उल्लेख है वो इटली में हुआ है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं ल्यूका पेसियोली, उन्होंने किया है, ऐसा उनका मानना है। तो हर एक व्यक्तियों का अलग अलग मानना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो कंट्रोवर्सी थोड़ी होने लगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हुआ क्या कि इंडियन जो हिस्टोरिकन थे वो अपने अनुसार नामा बताते थे, और जो वेस्टर्न हिस्टोरिकन थे, मतलब जो पश्चिमी देश थे, वो अपने अनुसार बताते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नामा की लिखने की जो पद्धतियाँ थी ना, वो सेम तो थी, उसके रीति नियम भी एक थे, पर कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे अलग पड़ते थे। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा एक तरीके का। ऐसे समझ सकते हो आपकी वाद विवाद उठे कि मेरे तरीके से नामा लिखो, तुम मेरे तरीके से लिखो। तो इनके निपटारे के लिए ना बीच में कौन आया, जैसे कि आज रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें बीच में कौन आता है, अमेरिका आता है बार बार। तो वैसे पिछले ज़माने में भी अमेरिका यही करता था कि जब कोई वाद विवाद हो जाए तो बीच में आ जाए। तो आप यहाँ पर अभी आगे पढ़ोगे तो अमेरिका ने क्या किया कि बोला भाई इंडिया वाले ना तुम अपने हिसाब से चलना और इटली वाले ना तुम अपने हिसाब से चलना, नामा लिखने की पद्धति मैं बताऊँगा और तुमको मेरे हिसाब से चलना है। तो हिसाबी पद्धति यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अमेरिका की दी हुई पद्धति है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग देखेंगे। पहले हम थोड़ा उदाहरण देख लें हिसाबी नामा के बारे में, जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सामान्य अर्थ में हिसाब का अर्थ क्या होता है, आवक जावक और उपज खर्च। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जो दुकानदार हिसाब लिख रहा है वो हिसाब क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इतना मेरा खर्चा हुआ इस वस्तु के पीछे, तो कितना उसका रुपया मुझे मिलेगा। यानी वो उपज और खर्च के बारे में सोचता है। यहाँ उपज का मतलब होगा आय और खर्च का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आवक जावक मतलब वही कि धंधे में कितनी वस्तु आ रही है और कितनी वस्तु जा रही है। तो इसको लिखने के लिए हमने किसकी शुरुआत की, नामा की शुरुआत की। और नामा में नाम के साथ लिखते थे, जैसे कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप अपने नाम का उदाहरण लिख के समझ सकते हो कि मैंने अगर कोई वस्तु ली दुकान से, तो आप आपके नाम से वो जो दुकानदार है वो लिखता है, आपके नाम से पेज खोलेगा, जो आपका पेज बनाया होगा आपके नाम पर, वहाँ पे जाके लिखेगा कि भाई इस व्यक्ति ने इतने तारीख को ये चीज़ ली। तो उदाहरण में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आवक।
ठीक है। आवक और जो उपज होती है उसका मतलब एक ही है, तो एक साथ मैंने लिख दिया। और जावक और खर्च का मतलब एक ही होता है, तो उसे मैंने एक साथ लिख दिया है। अब यहाँ पर होता क्या कि अगर आय में से आप खर्च घटाओ तो आपको क्या मिल जाता है, लाभ या हानि मिल सकती है। एक उदाहरण आपके सामने है कि जैसे आपने 10,000 रुपये का माल खरीद लिया और 2,000 उससे घर पे लाने का खर्च हुआ, यानी आपने सामान खरीदा तो वो 10,000 रुपये का था, आप उसको अपने गोडाउन में लाए, अपने घर पे लाए, तो उसमें 2,000 एक्स्ट्रा खर्च हुआ, भाड़ा खर्च हो गया, तो आपका सामान 10,000 का नहीं है, आपका सामान हो गया 12,000 का। कॉन्सेप्ट को समझिए एकदम, कि आपका सामान 10,000 का, आप 10,000 का बोलोगे, सामान लाया आपने नहीं, आप सामने वाले को क्या बोलोगे, कोई पूछे कितने का सामान है, तो आप क्या बोलोगे 12,000 का सामान है। बोले क्यों, बोले 10,000 में तो खरीदा भाई और 2,000 लाने का भाड़ा खर्च हो गया, तो यानी कितने का सामान हो गया मेरा 12,000 का। अब आपने क्या किया, उस सामान को किसी दूसरे को टिका दिया, दूसरे को बेच दिया, कितने में 15,000 में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 12 का टोटल जो सामान था वो आपने 15 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि ये कैसे निकलेगी। तो देखिए आपको यहाँ पे 15,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो 15,000 रुपये आपको मिलेंगे, आपकी आवक होगी, आय होगी कितनी 15,000, और आपका खर्च कितना हुआ है 12,000। तो आपने 12,000 खर्च किया, 15,000 कमाया, तो आपको लाभ कितने का हो गया 3,000 का हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसी में हम उल्टा थोड़ा देखते कि 12,000 आपने खर्च किया और आपने 10,000 में बेच दिया, तो आपको यहाँ पर 2,000 हानि हो जाती। तो लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट जो है ना, डिटेल में हम आगे देखेंगे, उसकी आप चिंता मत करो, उसको मैं अच्छे ढंग से समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप मेरे साथ जैसे अभी तक आप वीडियो सुन रहे हो वैसे जुड़े रहो, जिससे और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग नॉलेज आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नामा हमने लिखा पूरा, ठीक है, जो हमने नामा व्यवहार लिखा है, तो आज हम कौन सा नामा पढ़ रहे हैं। हमने ऊपर तो 2 नामा देखे, एक तो जो इंडियन हिस्टोरिकल ने बताया कि चाणक्य के द्वारा दिया गया है, और एक इटली के ल्यूका पेशियोली ने बताया कि हमने दिया है। तो हम कौन सा नामा पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने ऊपर बताया वीडियो में कि इसके समाधान के लिए अमेरिका आया और उसने अपना नामा अलग से दिया, उसकी पद्धति आज जो है, उसके रूल्स रेगुलेशन है, उसी को आज हम पढ़ रहे हैं नामा के रूप में। और किस तरीके से नामा जो लिखा जाता है उसकी व्यवहारिक पद्धति इसी ने बताई हुई है। नॉर्मली जो आप दुकानदार के पास देखते हो ना, वो एक हिसाब लिखने की पद्धति तो है, उसको हम देसी नामा बोलते हैं। अभी आगे हमारे लास्ट टॉपिक में आएगा इस चैप्टर के कि वो जो नामा लिख रहा है वो देसी स्टाइल में लिख रहा है, उसको देसी नामा बोलते हैं। पर जो सिस्टमेटिक नामा लिखा जाता है ना, जो कंपनियों में, उसकी पद्धति के लिए कुछ हमको कॉन्सेप्ट या कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। वो किसने दिया है, तो आज जो भी हम नामा पढ़ रहे हैं वो अमेरिका द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक संस्था मैंने लिखी है AICP है, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो भी हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं या जो भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से थोड़ी जनरेट हुई है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो व्यवहार या घटनाएं मौद्रिक लक्षण रखती हों उन्हें मुद्रा के रूप में लिखना, वर्गीकरण करना और निष्कर्ष निकालने और अर्थघटन निकालने की कला क्या कहलाती है, हिसाबी पद्धति। अब हमको ये देखना है कि हमने नामा तो पहचान लिया, नामा का मतलब होता है नाम से किसी चीज़ को लिखना है, नाम से किसी चीज़ को समझाना, या नाम से किसी चीज़ के व्यवहार को लिखना, जिससे हमको समझ में आ सके कि इस व्यक्ति से इतने पैसे बाद में लेने हैं या इस व्यक्ति ने इतने का व्यवहार हमारे साथ किया है। तो ये पद्धति जो है ना, आप जो पद्धति लिख रहे हो वो देसी नामा की पद्धति है, पर जो कंपनी में चलती है, अभी मैंने बताया कौन सी पद्धति होगी, किसी ना किसी नीति नियम पे चलेगी, तो वो AICPA के द्वारा दी गई पद्धति है। उसमें ये बताया है कि अगर आपको नामा लिखना है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और उसके आधार पर आप नामा लिखोगे। तो पहले इन्होंने क्या बताया कि नामा में आपको वही व्यवहार लिखने हैं जो मौद्रिक लक्षण रखते हो, यानी नामा में ना आपको उसी चीज़ों को लिखना है जो पैसे के रूप में हुई हो। आपने किसी को गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपने क्या किया, किसी की मदद की, कैसे आपने सेवा भावना की, किसी के पाँव दबा दिए, ठीक है, किसी गरीबों को खाना खिला दिया, तो आपने ये सेवा की है। ये सेवा की जो भावना होती है ना, वो रुपयों में मापी नहीं जाती, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको किसी से प्यार है, आपको किसी से लगाव है, तो उसको क्या आप रुपये में माप सकते हो, नहीं। तो नामा में कभी ऐसी चीज़ लिखी नहीं जाती। नामा में जो होता है ना, वो हमेशा मुद्रा के व्यवहार लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने 10,000 का सामान किसी को दिया, चाहे वो उधार में दिया है आपने, चाहे उसको आपने कैश में दिया हो, उन मौद्रिक लक्षण जो रखेंगे ना, जिसमें मुद्रा का उल्लेख होगा, उन्हीं व्यवहारों को हमको लिखना है। तो यानी नामा उन्हीं व्यवहारों को याद रखता है जिसमें पैसे का व्यवहार हो, उन्हीं व्यवहारों को लिखता है। तो क्या सिर्फ लिखता है वो, तो आगे लिखा है सिर्फ लिखता ही नहीं है, उनका वर्गीकरण भी करता है और निष्कर्ष निकालकर उसका क्या करता है, अर्थघटन भी करता है। यानी जो नामा है उसमें क्या होता है, नामा की पद्धति में क्या होता है, हिसाबी पद्धति में क्या होता है कि हम व्यवहारों को लिखते हैं, पर कौन से व्यवहार को लिखते हैं आपको याद रखना है। तो जो मुद्रा के रूप में, यानी जो पैसे के रूप में, उन व्यवहार को हम लिखते हैं, उनको लिखकर उनका वर्गीकरण करते हैं कि भाई ये उधार व्यवहार है कि जमा, हमें पैसे के रूप में व्यवहार लिखने हैं भाई, तो उसमें उधार और कैश व्यवहार दोनों आ सकता है, यानी रोकड़ भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। तो हम वर्गीकरण करते हैं फिर कि रोकड़ है कि उधार है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि उधार है तो पैसा कब तक मिलेगा, रोकड़ है तो हमें पैसा कितना मिला, तो इसका निष्कर्ष निकालते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, इसका हम
अर्धघटन करते हैं। अर्धघटन मतलब उसको समझते हैं कि जो भी हमने व्यवहार लिखा है वो हमने सही लिखा है कि नहीं। इस तरीके से जिस पद्धति के हिसाब से हम नामा लिखते हैं ना, उसे नामा की पद्धति या हिसाबी पद्धति के रूप में हम जानते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक पेज का समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा तो आप रिवाइंड करके एक बार देखिए ज़रूर। एक दो बार थोड़ा लगेगा आपके लिए, एक नया सब्जेक्ट है ना, तो एक नए सब्जेक्ट की पहचान आपके रूप में हो रही है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में होगी, पर धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा। और ये इस चैप्टर से या इस जो हम बोल रहे हैं पार्ट से, पाठ्यक्रम से आपको धीरे धीरे लगाव जब बढ़ेगा तो आप इसको सबसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानने लगेंगे। तो बस आपकी शर्त ये है और मेरी भी शर्त ये है कि आपको समझ के चलना है। और जहाँ आपने रट्टा मारने की कोशिश की वहाँ या सबका सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके पिछले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा उसमें हमने हिसाबी पद्धति की परिभाषा देखी और उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा। अब हम क्या करेंगे, तो हम हिसाबी पद्धति के थोड़े बहुत लक्षण देखने वाले हैं कि अगर आप हिसाबी पद्धति को देख रहे हो, ध्यान में ले रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों, ये आपके हिसाबी पद्धति के लक्षण हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसको लक्षण के रूप में लिख सकते हो। तो चलिए हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर आप हिसाबी पद्धति अपना रहे हो तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा। तो देखिए, स्वरूप या लक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अगर आप देखते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आती है, दिखाई देती हैं। तो आपको पता है आप हिसाबी पद्धति कर रहे हो तो परिभाषा के आधार पर आप लिख सकते हो कि हिसाबी पद्धति जब आप करते हो तो आप कौन से व्यवहारों को लिखते हो, तो वित्तीय लक्षण वाले व्यवहारों को। यहाँ पर वित्त का मतलब होगा कि मुद्रा की लक्षण वाले व्यवहार को। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट में पिछली बार पढ़ चुके हो कि हिसाबी पद्धति की परिभाषा ही यही थी कि आपको क्या करना है, मौद्रिक व्यवहार लिखना है। तो पहला आपका लक्षण भी यही बनेगा कि आप वित्तीय लक्षण या मौद्रिक व्यवहार वाले लक्षण को लिखते हो। उदाहरण के रूप में आप कैसे व्यवहार लिखोगे, तो अगर आपको दिया है कि आपने 10 किलो चावल खरीदा, 20,000 रुपये खर्च हुआ आपका, तो ये मुद्रा के रूप में हो रही है, ये मतलब पैसे के रूप में व्यवहार है, तो इनको आप लिखोगे। ठीक है, दूसरा आपका उदाहरण इसमें दिया है कि आप ऐसे व्यवहारों को लिखोगे जिसमें द्रव्य का विनिमय होगा, मतलब कि आप आदान प्रदान कर रहे हो पर उसके बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए या पैसे चुकाने पड़े, ऐसे व्यवहार। आप वस्तु विनिमय प्रथा वाला इसमें व्यवहार नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे विनिमय तो लिखना है, पर कौन सा विनिमय होगा, द्रव्य का, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी वस्तु या सेवा के बदले में आप पैसे का विनिमय करोगे, आपको ऐसे व्यवहार लिखने हैं इसमें। तीसरा आपका है कि इसमें आपको व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना पड़ता है, यानी कि जो भी व्यवहार आपने आदान प्रदान किया, जो भी व्यवहार आपने लिखे, उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रोकड़ है, ठीक है, कि उधार है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ती है, कितने का व्यवहार हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है किसमें, तो व्यवहारों के वर्गीकरण और विश्लेषण में, क्योंकि आप उसको अलग अलग करते हो यहाँ पर। चलिए, अब 3 पॉइंट हमारे हो चुके, तो इन तीनों पॉइंट को पहले हम याद कर लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। तो हिसाबी पद्धति में आपको यही याद रखना है कि हिसाबी पद्धति में उन व्यवहारों को लिखा जाता है जो मौद्रिक लक्षण रखते हो, यानी कि जो पैसे के रूप में आप व्यवहार कर रहे हो, और जो मौद्रिक के लक्षण रखते हो, मुद्रा के रूप में लक्षण रखते हो, आपको ऐसे व्यवहारों को लिखना रहता है हिसाबी पद्धति में। दूसरा, आप जो उस व्यवहारों को लिख रहे हो, हिसाबी पद्धति के व्यवहारों को, तो उनमें किसका विनिमय हो रहा है, तो उनमें लिखना है कि आपको कि द्रव्य का विनिमय हो रहा है, द्रव्य विनिमय के माध्यम से आपने ये व्यवहार किया है। तीसरा, आपने जो व्यवहार किया है उसको आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा और विश्लेषण करना पड़ेगा ना, कि आपने व्यवहार तो कर दिया पर वो रोकड़ है कि बिन रोकड़ है, मतलब रोकड़ है कि उधार है, और है तो कितने का व्यवहार है, आपको इसको देखना पड़ेगा। तो आपको ये 3 पॉइंट याद कर लेने। इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं, व्यवहारों का अर्धघटन। देखिए, अर्धघटन का मतलब होता है कि आपको समझना कि आपने जो व्यवहार किया है उसमें उपज कितनी है, उसमें खर्च कितना है, कौन से प्रकार का व्यवहार है, आपको उस व्यवहार से लाभ हो रहा है या नुकसान, आप उसका अर्धघटन करते हो, उसके बारे में विचार करते हो। अर्थघटन करने के बाद आपको एक जानकारी मिलती है जो आंकड़ों के रूप में होती है कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, या आपको लाभ हो रहा है, या आपका व्यवहार कितने रुपए का है। ठीक है, तो आपको आंकड़े के रूप में जानकारी मिलती है, परिणात्मक जानकारी मिलती है, और उसके बाद आप एक आर्थिक निर्णय पे पहुंचते हो कि भाई मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, तो आपको पता चल गया आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान। तो चलिए चौथे पॉइंट से हम फिर से देख लेते हैं 6 पॉइंट तक। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपने वित्तीय लक्षण वाले व्यवहारों को लिखा जो द्रव्य के विनिमय के माध्यम के रूप में थे, और उन व्यवहारों का आपने वर्गीकरण किया और उसका विश्लेषण किया। अब वर्गीकरण विश्लेषण के बाद आप क्या करोगे, तो उसका अर्थघटन करोगे, और उसके बाद उसमें से परिणात्मक जानकारी निकालोगे कि कौन सी जानकारी मेरे काम की है, जो आंकड़ों के रूप में। आंकड़ों के रूप में जैसी जानकारी आप आएगी तो आप क्या कर सकते हो, अपने आर्थिक निर्णय ले सकते हो कि भाई मुझे धंधे में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, क्योंकि आंकड़े के रूप में आपके पास जानकारी आ गई कि भाई 50,000 रुपये आपका आय हुआ है और 20,000 आपका खर्च हुआ है। तो आप यहाँ से कितना रुपया निकाल सकते हो, 30,000 फ़ायदे के रूप में। जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में आप क्या इमेजिनिंग करते रहना कि मैंने बोला कि 50,000 रुपये आपको आय हुई यानी 50,000 मिले, और 20,000 आपका खर्च हुआ यानी आपका प्रॉफिट हुआ कितने का, 30,000 का। तो ये आपने क्या किया, आंकड़ा की जानकारी निकाली, तो इससे आप एक निर्णय पे पहुंच रहे हो, आर्थिक निर्णय पे, कि आर्थिक रूप से आपको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है 30,000 का। ठीक है, अब आप हिसाब लिखने से क्या होता है कि आपको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक मतलब देखो, हिसाब जो है वो मैं आज लिख रहा हूँ, पर मैं क्यों लिख रहा हूँ कि इन फ्यूचर मुझे किससे कितने चीज़ें लेनी है, किससे कितने पैसे लेने, किससे कितनी उधारी है, वो पता चल सके। तो जब आप फ्यूचर में आप आओगे ना,
तो आपका ये जो व्यवहार आपने आज लिखा वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट बन जाएगा, यानी कि भूतकाल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि आप जो आज व्यवहार देख रहे हो आपका पिछले पुराने समय का लिखा हुआ व्यवहार है कि आपको कितने पैसे किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने थे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हिसाब लिखने के व्यवहार है उसमें हम कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि कोई भी हिसाब अगर मुझे लिखना है तो उसमें कौन कौन सी बातें जुड़ी होती हैं। तो पहला, अगर आप कोई भी चीज़ लिखने जा रहे हो, हिसाब करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस व्यवहार को लिखना पड़ता है। आप भले ही रफ चौपड़े में लिखो या चाहे आप जैसे लिखो, आपको उस व्यवहार को लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण में ये होता है कि भाई कौन सा व्यवहार रोकड़ है, कौन सा व्यवहार बिन रोकड़ है, यानी कौन सा आपका कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तीसरा आता है विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब कि रोकड़ है तो कितना रोकड़ है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। निष्कर्ष निकालते हो कि अगर रोकड़ है तो मेरे पास इतनी रोकड़ आई तो इसका व्यवहार किस तरीके से हुआ, और उधार है तो मुझे कितने दिन में पैसे मिलेंगे, ठीक है, कौन से प्रकार का व्यवहार हुआ, ये लाभ होगा कि नुकसान। तो आप वो निष्कर्ष में करते हो, अर्थघटन में करते हो। इस निष्कर्ष जैसे ही आपका अर्थघटन होगा और लास्ट में आपका करते हो ये सबकी एक रिपोर्ट तैयार करते हो। तो आपके हिसाब लिखने के सोपान हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा हिसाबी पद्धति के उद्देश्य, लाभ, उसकी मर्यादा या हानियाँ। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको लिखाया है कि उद्देश्य और लाभ एक साथ और हानियाँ और मर्यादा लिखाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एग्जाम में अगर उद्देश्य लिखा हुआ रहा है या आपके एग्जाम में लाभ लिखा है, आपको ये वाले टॉपिक सारे लिख देने के। अगर हानियाँ या मर्यादा लिखी हैं तो ये वाले सारे टॉपिक। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ये किस किस तरीके से, इसकी थोड़ी समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य लिखा है कि स्थायी रिकॉर्ड है। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आपने किसी चीज़ को लिख कर रखा है तो आपके पास पड़ा रहेगा ना लिखा हुआ लंबे समय तक। आप अभी चौपड़ा बना रहे हो, नोटबुक बना रहे हो, तो आपके पास पड़ी रहेगी लंबे समय तक। तो आपके पास स्थायी रिकॉर्ड है। स्थायी रिकॉर्ड मतलब पड़ा रहता है लिखा हुआ। तो पहला पॉइंट ये बन गया। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप व्यवहार लिख रहे हो तो आपके पास एक स्थायी रिकॉर्ड रहता है कि किस व्यक्ति ने कितने रुपये लिए हैं आपसे, या आपको किस व्यक्ति से कितने रुपये लेने हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने स्थायी रिकॉर्ड रखा है तो आपको हर एक व्यवहार की जानकारी रहेगी। अगर आपने लिख के रखा है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप खुद दुकानदार, अगर आपने सारे व्यवहार लिखे हैं जिसने जिसने उधारी ली है तो आपके पास हर एक की जानकारी रहेगी, किससे कितने पैसे लेने हैं। तीसरा, वित्तीय स्थिति आप जान सकते हो। वित्तीय स्थिति मतलब कि आपको टोटल आपने कितने का सामान बेचा है, कितना उसमें से रोकड़ हुआ है, कितना आपको उधार दिया है आपने, तो ये सारी आप स्थिति जान सकते हो। चौथा लिखा है इसमें प्रभावशाली तत्वों को जान सकते हो। प्रभावशाली तत्व मतलब कि कौन सी चीज़ मैंने ज़्यादा बेची धंधे में, ठीक है, कौन सी चीज़ों की बिक्री ज़्यादा हो रही है कि जिन पर मैं ज़्यादा ध्यान दे सकूं और उन्हीं तत्वों को मैं बार बार ला सकूं जिससे मेरा धंधा आगे बढ़े। अब क्या होता है कि जब आप ज़्यादा व्यवहार करते हो, ज़्यादा पैसे कमाते हो, तो आपको कर कितना भरना है आपको वो भी पता लग जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा ना कि आपने इतने का सामान बेचा है तो इतने का सामान बेचा है तो इतना आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आप आयकर से तो भाग नहीं सकते, इनकम टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कर का आयोजन कर सकते हैं, कितना कर भरना है वो जान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आपका कि आप देवा का प्रमाण जान सकते हैं। देवा का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने किस व्यक्ति से कितने रुपए लिए हैं, उसको आपको कितना चुकाना है। जैसे कि आप ये जान पा रहे हो ना कि सामने वाला व्यक्ति आपको कितने रुपए देगा, तो आप भी तो किसी ना किसी के पास व्यवहार लेकर गए होंगे, आपने भी किसी ना किसी से सामान खरीदा होगा। तो अगर आपने उधार व्यवहार लिखा है तो आप उस व्यवहार को भी जान सकते हैं। किससे कितना पैसा लेना है उसके भी जान सकते हैं आप। भूल कपट या छल को जान सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने गलती से ज़्यादा रकम लिख दी या आपने कम रकम लिख दी है, तब सामने वाला व्यक्ति आया, सामने वाला व्यक्ति बोला लीजिए सेठ जी ये 7,000 रुपये। आपने क्या किया था, व्यवहार में 7,000 की जगह 700 रुपये लिखे थे। जैसे ही 7,000 आए आप तुरंत रिकॉल करोगे, चौपड़ा खोलोगे, देखोगे यहाँ पे तो 700 लिखा है, सामने वाला व्यक्ति 7,000 दे रहा है और ये बोल रहा है कि भाई अभी भी पैसे बाकी है तो बाद में दूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने व्यवहार में गलत लिखा था, अपने व्यवहार में आपने गलती की थी, तो आप उसको सुधार सकते हो। या बस समझ लो सामने वाला धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि आपने 7,000 लिखा है, सामने वाला व्यक्ति लाके 700 रुपये दे रहा है या 2,000 रुपये दे रहा है, फिर बोलता है बस सेठ जी अपना व्यवहार खत्म। तो अपने बोल सकते हैं ना भाई तू हमारे साथ छल कपट नहीं कर सकता, आपने पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है, ये इसके लाभ है। और लास्ट लिखा है कि धंधे की नफ़ाकारकता जान सकते हैं, यानी धंधा कितना प्रॉफिट में चल रहा है ये आप उससे समझ सकते हो कि आप कितना फ़ायदे में चल रहे हो। तो देख रहे हो हिसाब लिखने से कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं हमको। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आता है इसकी हानियाँ या मर्यादा, कि अगर आप हिसाब लिख रहे हो तो उसकी भी कोई हानि हो सकती है। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो हिसाब की, मुझे किससे कितने पैसे लेने, किससे कितने पैसे देने, तो उसकी कुछ हानियाँ हो सकती हैं या कुछ बुरी बातें हो सकती हैं। तो कुछ बुरी बातें हैं पर उन हिसाबों को लेकर नहीं, उन हिसाबों में जिन चीज़ों का समावेश नहीं किया जाता है उसको लेकर है। जैसे कि आप हिसाब में सिर्फ रोकड़ व्यवहार लिख रहे हो या आप ऐसा व्यवहार लिख रहे हो जो मौद्रिक लक्षण रख रहे हो। आप जो मौद्रिक लक्षण ना रखते हो ऐसे व्यवहार नहीं लिखते ना, तो पहला इसकी हानि यही है कि इसमें गैर वित्तीय मतलब जो वित्त के रूप में ना हो ऐसे व्यवहार नहीं लिखे जाते। और इसमें द्रव्य का स्थिर मूल्य गिना जाता है। स्थिर मूल्य मतलब उस समय जो भाव होगा ना आप उसके आधार पर व्यवहार लिखते हो।
आज का भाव अलग चल रहा है, तब क्या करोगे? किसी ने आपसे 10 साल पहले पैसे लिए 10,000 रुपये, तो आज भी क्या 10,000 ही देगा? ब्याज सहित आज के भाव के हिसाब से देने चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थिर मूल्य आप गिनते हो, जो पहले चल रहा था वही मूल्य गिनते हो। ये ऐतिहासिक व्यवहारिक घटना होती है, मतलब पुराने समय की घटना होती है। तो कभी कभार कैसा होता है कि पुराना जो व्यवहार रहता है वो मिस लीडिंग भी हो सकती है, उसमें मिस हमारा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसके आधार पर भी गलत हो सकता है। दूसरा, बाजार कीमत की इसमें अवगणना की जाती है, मतलब आज जो कीमत चल रही है, आज जो भाव चलेगा उसको हम नहीं गिनते, हम पुरानी कीमत को ही लेके चलते हैं। इसमें अनुमान लगाते हैं हम, ठीक है। अनुमान का मतलब होता है कि अगर पुराना कोई व्यवहार है तो हम उसमें ये देखते हैं कि इसमें हमने इतने का सामान दिया तो इतना हमने उधार दिया है, इतना हमने कैश दिया है। रियलिटी एक्चुअल में क्या है, इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट आपको जो तथ्य को साबित नहीं करता। आप हिसाब में कभी अनुमान नहीं लगाते, आप हिसाब में एकदम परफेक्ट होके चलते हो कि मेरे को इतना हिसाब है, इतना इस व्यक्ति से लेना, इतना इस व्यक्ति को मैंने बेचा है, ठीक है। तो आप दे सकते हो, इसको याद रखना हो तो याद रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अगला और लास्ट है हमारा दोहरे मानांक। कभी कभार कैसा होता है कि अलग अलग मानांक हो जाते हैं। हमने ऐसा लिखा है कि भाई राम से 5,000 रुपये लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपने राम से पैसे लिए 5,000, पर आप ऐसा लिख दो तो कि राम 5,000 उधार, ठीक है। आपने ऐसा लिख दिया राम 5,000 उधार। इसका मतलब राम 5,000 उधार आपके पास है कि आपको राम को 5,000 उधार देने, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही मानांक कभी कभार हिसाब में हम लिख देते हैं, जिससे हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हमारा व्यवहार गलत हो उठता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी हानियां मर्यादा देख ली। अब जो आपका अगला वीडियो होने वाला है बड़ा ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दे और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सके, और बगल में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर ऑन करें, जिससे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आपको याद क्या रखना है कि इसके बाद का जो वीडियो होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको अकाउंट से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्द समझाए जाएंगे। तो आप उसको ज़रूर देखें, और उसी को देखने से आपको अकाउंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपने जो आज वीडियो में देखा है वो आपके लिए एक शॉर्ट जानकारी थी, एक संक्षिप्त जानकारी थी कुछ नामा के बारे में। बाकी आपका जो डिटेलिंग वीडियो है, जो सबसे बेस्ट वीडियो होगा, वो आपका नेक्स्ट टाइम आएगा। तो जब तक के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चैनल को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।